Hello and so welcome back to Canvas classes and let's continue the lecture series of chemical bonding। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि हम बॉन्ड एंगल से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बॉन्ड एंगल की कहानी से। कुछ आपको वैल्यूज भी मैं दूंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्रैश कोर्स अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ा दिया तो आप यही परेशान हो जाएंगे कि क्या पढ़ना था और क्या नहीं पढ़ना, मतलब क्या छोड़ना था और क्या याद रखना था। देखिए NO2 पॉजिटिव, NO2 और NO2 नेगेटिव आपको मैंने समझा दिया था कल। जस्ट NO2 पॉजिटिव में सेंट्रल जो नाइट्रोजन है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ, मतलब सिर्फ दो पोजीशन पे डबल बॉन्ड बन रहे हैं, दो ही पोजीशन ऑक्यूपाई हो रहे हैं, तो लीनियर ज्योमेट्री। NO2 में एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो उस ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से मतलब तीन चीजें होगी ना, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो तीन लोकेशंस ऑक्यूपाई करनी है नाइट्रोजन के अराउंड, तो हमें ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री चाहिए। एंड अगेन NO2 नेगेटिव में भी अब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की जगह इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो अगर आप अल्फा और बीटा में कंपेयर करेंगे, देखिए NO2 में क्या होगा, NO2 नेगेटिव में ये लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा, तो एंगल थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो बीटा इज लेस देन अल्फा। ओके, चलिए H2 और OF2 का मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जो आपके पास ये एंगल है, अगर बाहर वाला जो एटम है, ठीक है, यहां पर ये मान लीजिए A है और ये X है और ये X है, अगर ये X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन्स कहां रहेंगे, थोड़ा नीचे नीचे रहेंगे। और अगर इस A के पास कोई लोन पेयर है, ये कहानी तभी वैलिड होगी अगर A के पास लोन पेयर होगा। अगर इस A के पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर क्या करेगा, दोनों तरफ से पुश करेगा एंगल्स को, ठीक है। तो क्योंकि यहां नीचे अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो वो अपने नजदीक रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो ये बोलेगा कि चलो यार थोड़ा और अंदर हो जाते हैं, थोड़ा और एंगल को छोटा कर लेते हैं। बट अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकला तो इलेक्ट्रॉन्स ए के नजदीक ज्यादा रहेंगे, यहाँ ऊपर जैसे रहेंगे, तो उनके बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी इतना कम है कि ये लोन पेयर अगर कहेगा भी कि भाई साहब थोड़ा और अंदर को थोड़ा सा एडजस्ट करो, तो बोलेंगे यार नहीं। तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो OF2 में क्योंकि फ्लोरीन बाहर है और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, दूर हैं, तो आपस में रिपल्शन कम है, तो एंगल थोड़ा और छोटा किया जा सकता है। तो ये 104.5 है और ये 103.1 है, तो वैल्यू से क्या ना थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है कि यार इससे फर्क तो पड़ा, पर कितना पड़ा, ऐसा नहीं कि ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, 1 डिग्री का फर्क पड़ा ऑलमोस्ट, ठीक है। CH4 CCl4, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर, यहाँ बताओ, यहाँ तो एक बार हाइड्रोजन है और एक बार क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है, बट बेटा सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर थोड़ी ना है जो बाहर से पुश कर रहा है। जब कोई लोन पेयर ही नहीं है, कोई तो पुश ही नहीं मिल रहा, अनबैलेंस्ड कोई ऐसी फोर्स नहीं है, तो फिर एंगल के चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो दोनों के बराबर होगा 109.5 डिग्री। NH3 और NF3 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यस वो बॉन्ड्स को पुश करेगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगेन क्योंकि NF3 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन की तरफ उसके नजदीक रहेंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे रहेंगे, तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये लोन पेयर जब पुश करेगा तो एंगल और छोटा हो जाएगा, तो ये 107 है और ये 102 है, ठीक है, ये डिफरेंस रहा है यहाँ पे। एंड देन अगर आप देखें NH3 PH3 ASH3 और SPH3 में, मतलब नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स हैं, तो बेटा नाइट्रोजन में तो हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन में आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बट बाकी चारों में इनमें नहीं है। इनमें प्योर p ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। मतलब इनमें जो फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर है, आर्सेनिक के ऊपर, एंटीमनी के ऊपर जो लोन पेयर है वो प्योर s ऑर्बिटल में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ही नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हुई ही नहीं। ये है ड्रैगोज रूल कि थर्ड पीरियड से नीचे के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। उसके भी कुछ क्राइटेरिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम कितना होना चाहिए, अभी उसके बारे में नहीं घुसते उसमें क्योंकि काम का भी नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के आसपास के हैं। 90 डिग्री एंगल तभी आएगा ना जब प्योर p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे लगे होते हैं। और ये जो एंगल है ये sp3 ऑर्बिटल का एंगल है, मतलब नॉट एग्जैक्टली, बट sp3 के क्लोज है ना, ये 107 जो है ये 109.5 के नज़दीक है, तो ये बता रहा है कि हाँ यार यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के बिना तो काम नहीं बना, बट बाकी तीनों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई। और डाउन द ग्रुप जाने पे जो हाइड्राइड्स हैं उनमें एंगल घटता जा रहा है, 107 93.8 91.8 91.3, ठीक है, किसी पे भी लगा लो, गाने सब पे बजेंगे, है ना, रेडियो FM। नेक्स्ट बॉन्ड एंगल, अब अगर आप NCl3 NH3 और NF3 को कंपेयर करते हैं, तो अब आप बोलेंगे सर अगर NF3 में ऐसा है तो NCl3 में क्या होगा। NCl3 की कहानी थोड़ी सी ट्रिकी होगी, क्योंकि NCl3 में
नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था डोनेट करने के लिए, और क्लोरीन के पास खाली ऑर्बिटल थे एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गया। NF3 में वो लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए फ्लोरीन के पास कोई जगह ही नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो NCl3 में बैक बॉन्डिंग की वजह से आपका थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आंसर आ गया यहाँ पे, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड या दिस इज अ वंडरफुल स्टेटमेंट। थोड़ा इसका ध्यान भी सारे रखें कि जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, गैजेट्स हैं, ये सारी चीज़ें, दे शुड नॉट बी कंट्रोलिंग योर लाइफ। ओके, आप उनको अपने ग्रोथ के लिए, अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन, बट वो आपको अपने पर्पस के लिए यूज़ करने ना लग जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, आप मास्टर सेकेंड स्लेव ना बन जाएं। चलिए, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी वही ऑर्बिटल जो ओवरलैप करते हैं, पाई बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो सारी कहानी उन्होंने दी। ठीक है ना। तो लुइस अप्रोच जो थी, लुइस का जो कॉन्सेप्ट था, थ्योरी थी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि एग्जैक्टली बॉन्ड की जो ओरिएंटेशन होंगी ना, ज्योमेट्रीज वगैरह, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, स्ट्रक्चर्स वगैरह। ठीक है, इट ऑल्सो डज नॉट गिव एनी रीजन फॉर द डिफरेंस इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज एंड बॉन्ड लेंथ इन मॉलिक्यूल लाइक H2 इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, एंड F2, ठीक है, ये बेचारा इतना वीक क्यों है। H2 भी छोटा बॉन्ड है, F2 भी छोटा बॉन्ड है यार, तो छोटे तो दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। H2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग 436 किलो जूल पर मोल, और F2 इज वेरी वीक, एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट काफी वीक है ये। ठीक है, तो VSEPR थ्योरी ने आपको ज्योमेट्री तो बता दी, बट एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ज्योमेट्री ऐसी क्यों है। तो वहां ही आपकी VBT ने बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऊपर बेस्ड है। VBT और MOT दोनों क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी के ऊपर या मॉडल के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, दोनों चीजें। तो चलिए, तो हम बड़ा डिटेल में नहीं, हमने यहाँ पर साफ लिखा भी है, रिग्रेस ट्रीटमेंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ दीज एस्पेक्ट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ JEE, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो JEE नीट सब में VBT को हम, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे है ना यार, तो सारा फिर वो हायर लेवल का मैथ आ जाएगा, तो इसलिए हम बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ पढ़ते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या बोलता है यार। VBT बोलती है कि जब दो एटम, दो हाइड्रोजन के एटम अप्रोच करेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी होगी, रिपल्शन भी होंगी। जैसे न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे, तो ये आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, है ना। इसके न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींचा ही है, दूसरे को भी खींच रहा है। ओके, तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, कुछ रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, पर बॉन्ड तभी बनेगा अगर अट्रैक्शन रिपल्शन से ओवरऑल ज्यादा है। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन रिपल्शन, ये एक बेसिक सा फंडा है जो आई थिंक सबको समझ आता भी है ना। तो ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन के बारे में, कि यहाँ पर आके पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पे आ जाती है, और ये जो लेंथ है दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ ना। ठीक है, ओके, और ओवरलैपिंग कैसी होती है ऑर्बिटल्स की, वो भी आपको पता ही है, दो ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपना शेयर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब डायरेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों बनते हैं, कहीं पर भी बन जाए, कैसे भी बन जाए, ऐसा क्यों नहीं होता। उनके बीच में एक स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, है ना। एक बॉन्ड पता लगा एक्स एक्सिस में बन रहा है, एक वाई में बन रहा है, एक जेड में बन रहा है, या एक इस अलॉन्ग बन रहा है, एक एक्सिस के बीच में बन रहा है, कुछ भी है, कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है बॉन्ड बनने की। तो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ 1s ऑर्बिटल। यस, क्योंकि हाइड्रोजन के पास बेचारे का होता ही 1s है, तो दो हाइड्रोजन के एटम का 1s ओवरलैप कर लेगा आपस में और बॉन्ड बन जाएगा। फाइन। पॉलीटॉमिक एटम की बात करो, CH4 NH3 H2O, इनकी ज्योमेट्री में, अब CH4 में तो यार 1s 2s 2p लाइक दैट है ना, s और p दोनों अवेलेबल है। ठीक है, तो CH4 की अगर आप ज्योमेट्री देखें, अगर आपको नॉर्मली मैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट लिख के बोलूँ, है ना, कार्बन की ग्राउंड स्टेट आपकी क्या होती है, 1s2 2s2 2p2, राइट। मतलब ये 1s, ये 2s, और ये आपका आ गया 2p। ओके, तो बच्चे यहाँ पर 2p में तो आपके पास दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस कार्बन को तो फिर दो ही बॉन्ड बनाना पॉसिबल है, दो से ज़्यादा बॉन्ड ये बना ही नहीं पाएगा। फिर ये चार बॉन्ड बनाता कैसे है, तो ये चार बॉन्ड ऐसे बनाता है कि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करके आगे चला जाता है, 2s का इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में चला गया एक्साइट करके। नाउ वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब आपके चार बॉन्ड बना तो सकते हैं, पर फिर भी बात आ जाएगी कि इनमें से एक तो s है और बाकी p है। अगर p और p आपस में ओवरलैप करेंगे भी, क्योंकि तो एंगल कितना आना चाहिए उनके बीच में, 90 डिग्री, है ना।
या चलो ऐसे ऐसे मान लो कि चलो ठीक है, ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 4 हाइड्रोजन चले गए। तो बेटा हाइड्रोजन के पास तो s ऑर्बिटल होता है सिर्फ, तो ये वाला जो 2s है, दिस इज 1s 2s 2p, है ना, ये वाला जो 2s है इसके साथ हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करेगा, मतलब ये ss ओवरलैप होगा। बाकी तीनों केस में कार्बन की तरफ से p और हाइड्रोजन की तरफ से s, मतलब s और p ओवरलैप आ जाएगा। अब ये तो कंफ्यूजन हो गया, मतलब कंफ्यूजन क्या हो गया, 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड तो एक तरह से बन रहे हैं s और p के ओवरलैप से, पर एक बन रहा है s s के ओवरलैप से। तो उसके अकॉर्डिंग जो है चारों बॉन्ड का कैरेक्टर सेम नहीं होगा, 3 बॉन्ड एक जैसे होंगे, चौथा बॉन्ड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बट ऐसा नहीं होता, CH4 के सारे बॉन्ड सेम होते हैं, लेंथ और स्ट्रेंथ एंड एंगल भी बराबर होता है। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ गई कि यार CH4 की जो शेप थी या डायरेक्शन प्रॉपर्टी जो थी वो नॉर्मल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, है ना। फिर वहाँ में हाइब्रिडाइजेशन का फंडा लगाना पड़ा, अमोनिया के केस में वैसा ही होता है। तो वो था कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टूल है, हाइब्रिडाइजेशन देखो ज़बरदस्ती का कहीं लगाना नहीं है कि हर कहीं लगाते चले गए। हाइब्रिडाइजेशन एक टूल है, उसको वहीं पे आपको लगाना है जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल थ्योरी काम कर दे रही है वहाँ पर नहीं लगाना होता उसको, ठीक है ना। तो जब भी 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। अब वो एस एस भी ओवरलैप कर सकते हैं, एस और पी भी कर सकते हैं, पी और पी भी कर सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। तो ओवरलैप आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से अप्रोच किया जा रहा है। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब क्या होता है, सेम साइन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ये प्लस और माइनस साइन जो है ना, ये फेज को बताते हैं, तो इनका कभी ऐसा मत सोचना ये ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये प्लस और साइन माइनस जो है ये फेज को बता रहे हैं, वेव फंक्शन से रिलेटेड है ये। तो जब सेम साइन ओवरलैप करता है, जैसे ये प्लस प्लस ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ प्लस प्लस कर रहे हैं, यहाँ प्लस प्लस कर रहे हैं, है ना, यहाँ प्लस और माइनस कर रहे हैं, 2 अलग साइन हैं, तो ये नेगेटिव ओवरलैप काउंट होगा। ये प्लस और माइनस है, ये वाला प्लस और माइनस है, तो ये नेगेटिव ओवरलैप है, मतलब वो आपको एक बॉन्ड बना के नहीं देगा। जीरो ओवरलैप का मतलब है कि जितना प्लस है उतना नेगेटिव भी है, माइनस भी है। जैसे ये देखो, ये वाला जो रीजन है ये प्लस में आएगा क्योंकि दोनों सेम साइन है, पर नीचे वाला जो रीजन है ये माइनस में आएगा क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइन है। तो जितना पॉजिटिव ओवरलैप हुआ उतना ही नेगेटिव भी हो गया, तो मामला जीरो हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखें ये पी एक्स है और ये वाले भाई साहब पी वाई है, तो बेटा पी एक्स तो ऐसे होता है और पी वाई उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ये तो आपस में टच भी नहीं कर रहे, तो ओवरलैप कहाँ से करेंगे, तो ओवरलैप वैसे ही नहीं हुआ बिकॉज टच ही नहीं हो रहे आपस में ऑर्बिटल दोनों, ठीक है। तो दैट इज योर जीरो ओवरलैप, राइट। चलिए, अब सिग्मा बॉन्ड आपको पता है कि हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, 2 ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे एस एस के पास तो हेड ऑन ओवरलैप करने के अलावा कुछ है ही नहीं है, ठीक है, सीरी है उसके पास बेचारे के पास। पर एस और पी में भी ये एक तरह का ओवरलैप हो जाएगा। पी और पी में हेड ऑन भी होता है, साइड वेज भी होता है। हेड ऑन से आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है और जब साइड वेज ओवरलैप करते हैं दोनों तो ये थोड़ा वीक होता है ओवरलैप, इसलिए पाई बॉन्ड थोड़ा वीक भी बनता है। पर पाई बॉन्ड की अच्छी बात क्या है, जो दोनों एटम्स हैं इनके थ्रू आप एक्सिस जो ये पास कर रही है इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये जो क्लाउड बनता है ना पाई बॉन्ड का, ये आधा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होता है और आधा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के नीचे होता है। दैट इज इंटरेस्टिंग, मतलब बीच में ये क्या है, ये नोडल प्लेन है पाई बॉन्ड के लिए। अगर देखा जाए तो ये वाला जो प्लेन है ये आपका नोडल प्लेन आएगा पाई बॉन्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं, आधा ऊपर आधा नीचे है। देन सिग्मा वर्सेस पाई बॉन्ड, सिग्मा आपको बता दिया हेड टू हेड ओवरलैप, पाई आपका साइडवेज बनता है, सिग्मा आपका स्ट्रॉन्गर होता है और पाई आपका वीकर बॉन्ड होता है। सिग्मा आपका सिमेट्रिकल होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट, है ना। जैसे ये आपका सिग्मा बॉन्ड बना तो जैसे यहाँ पर अगर मैं एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाऊँ, ठीक है, ये आ गई मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसके अबाउट जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है। मतलब आप बोलोगे सर पाई में भी तो ऐसा ही था, नहीं, साइन बोल रहा हूँ मैं, जैसा साइन ऊपर होगा वैसा साइन नीचे भी होगा। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस है। क्यों, देखो अगर ये प्लस है और ये वाला भी सामने प्लस वाले में है तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये पूरा प्लस होगा ना, ये पूरा प्लस होगा, ठीक है। पाई में क्या होता है, ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो जब ओवरलैप किए तो ऊपर प्लस आया नीचे माइनस आया। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर की तरफ तो प्लस वाला क्लाउड है, नीचे की तरफ माइनस वाला क्लाउड है, तो सेम नहीं है, तो सिमेट्रिकल नहीं है। ये आपको यहाँ पर डिफरेंस समझना है। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन लाउड है। सिग्मा बॉन्ड एक को फिक्स करके दूसरे को घुमाते चले जाओ, ठीक है। पाई बॉन्ड में क्या, एक को फिक्स करोगे और पाई बॉन्ड बनता है ऐसे, ओके, एक को फिक्स करके दूसरे को घुमाऊंगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये डिफरेंस आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड में कुछ फंडामेंटल डिफरेंस। अब फॉर्मेशन की बात नहीं करने वाले यार, इतना बेसिक्स में अपन नहीं जाने वाले। हाइब्रिडाइजेशन का आपको कुछ बेसिक पॉइंट
कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने पार्टिसिपेट करते हैं ना उतने ही आगे बनते हैं, मतलब 4 अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आगे भी 4 ही ऑर्बिटल बनेंगे। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं एनर्जी और शेप में मोस्टली। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओवरलैप ज़्यादा अच्छा होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज़्यादा होता है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, ठीक है। एंड ये हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम आ जाए, ठीक है। और कौन कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, आउटर मोस्ट होनी चाहिए, मतलब वैलेंस शेल वाली होनी चाहिए। कंपेरेबल एनर्जी, ऐसा नहीं कि एक की एनर्जी बहुत कम है और एक की बहुत ज़्यादा है, कंपेरेबल एनर्जी होना चाहिए। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं रहती उनको। नाउ अगेन अ वंडरफुल पर्सन विद अ वंडरफुल स्टेटमेंट, ठीक है। एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज ईजी व्हेन यू आर लेजी। वाह। तो भैया काम करिए काम, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। और कुछ करने से कुछ नहीं मिलेगा, सोते रहने से कुछ नहीं मिलेगा, प्लानिंग करते रहने से कुछ नहीं मिलेगा, एग्जीक्यूशन में आना पड़ेगा, अपने को लगना पड़ेगा। एंड एक और चीज़ जो मैं से सोच रहा था कुछ आपसे बात करूं, मैं से वन थिंग आज ही डिस्कस हो रही थी ये कि आजकल हम लोग ना फैमिली को, सभी सभी की बात कर रहा हूँ मैं, हम मतलब इंक्लूडिंग मी, आप लोग, मेजॉरिटी ऑफ अस फैमिली के लिए उतना वक्त नहीं निकालते। हम अपनी एम्बिशंस में, टारगेट्स में, प्रोजेक्ट्स में, काम में इतना बिजी रहते हैं कि 2 मिनट है ना मम्मी के पास बैठ के थोड़ा उनकी हेल्प कर ली, पूछा कैसे हैं, ठीक है, पापा से बैठ के बात की, उनकी तबीयत कैसी है, क्या वो कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा उनको लग रहा है, ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप कर रहे हो, किसके साथ एंजॉय करोगे? फैमिली के साथ, है ना। कभी भी कुछ कमाओगे, बड़ा सक्सेसफुल बनोगे, किसके लिए बनोगे? फैमिली के लिए। अगर बड़ी गाड़ी भी लोगे, अपनी ही पार्किंग में लगाओगे यार, किसी दूसरे की पार्किंग में तो नहीं लगाओगे, अपनी ही फैमिली को लेके जाओगे। तो अगर हम सब कुछ ही अपनों के लिए कर रहे हैं तो उनको छोड़ के हम हमेशा दूसरों के पीछे ही क्यों भागते रहते हैं? ठीक है, काम भी ज़रूरी है, बट अपनों को समय देना भूलना नहीं है, ठीक है। नहीं तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि समय निकल जाता है और फिर ऐसा दुख होता है कि यार अब कोई फ़ायदा नहीं रहा इन चीज़ों का, है ना, जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत करी, अगर वो नहीं है, ठीक है, जस्ट बता रहा हूँ आपको। तो हमेशा ज़िंदगी में एक बैलेंस बना के चलें ताकि खुशी आए ज़िंदगी में, पागलपन ना आए। बिकॉज सक्सेस कभी कभी आपको पागल भी कर देती है, कभी कभी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कर देती है। बहुत स्ट्रेंथ चाहिए उस सक्सेस को डाइजेस्ट करने की, तो वो कैरेक्टर, वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर होनी चाहिए। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। अब डी ऑर्बिटल वाला हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना होता है, तो अभी इसकी हम बात करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, बस ये वाले पॉइंट पर लेना बेटा। 3s 3p 3d, मतलब 3p 3d और 4s, ये वाला क्या होता है? कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनती। क्यों? एनर्जी गैप बढ़ा है। 4s 4p और 3d चल पड़ेगा, ठीक है ना। देखो, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो आपका 3d 4s 4p ये चल पड़ेगा, dsp3, 3s 3p 3d ये भी चल पड़ेगा, ठीक है। पर 3p 3d और 4s, दैट्स क्वाइट अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स एनर्जीज, तो कंपेरेबल एनर्जी नहीं है, तो ये हाइब्रिडेशन नहीं हो पाएगी। फिर DSP2 के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करेंगे, वहीं काम का ये है ना। NiCN4 PTCl4 नेगेटिव, 2 एग्जाम्पल हैं, याद कर लीजिए, बट ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको आगे मिलेगा। ये sp3। अब देखो, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का मैं आपको सिंपल सा फंडा भी बताता हूँ आपको। उसके पहले एक चीज़ ये कि जो आपका PCl5 कंपाउंड है, सबको पता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, बट गैसियस फेज में वो PCl5 है, सॉलिड फेज में वो ऐसा है, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। मतलब जो कैटायन है वो टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइज, और जो एनायन है वो ऑक्टाहेड्रल है, sp3d2 हाइब्रिडाइज। ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है। और DZ2 यहाँ पर यूज़ होता है, एक्सिल बॉन्ड लंबे होते हैं इसलिए वो वीक भी होते हैं कंपैरेटिवली। और ऑक्टाहेड्रल में आपका DZ2 और DX2 - Y2 ये 2 ऑर्बिटल यूज किए जाते हैं। चलिए, तो डेविएशन फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल शेप ये वाला एक इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। देखो, जब 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कोई है ही नहीं, तब तो सिंपल सा फंडा, ऐसा 6 बॉन्ड बना दी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बन गया, है ना। तो मेरा ऑक्टाहेड्रल शेप आ गई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई, जैसे SF6 TeCl6
XeO6 4 नेगेटिव, XeO2F4, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल के एग्जाम्पल हैं। अब अगर 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, 5 जगह बॉन्ड है और एक में लोन पेयर है, तो क्या होगा, रिपल्शंस बराबर नहीं है सारी सारी, है ना, सारी रिपल्शन जो वो बैलेंस्ड नहीं है। ओके, बैलेंस नहीं होंगी तो क्या होगा, अनइक्वल रिपल्शन से सिमिट्री नहीं रहेगी, थोड़ा सा एक जगह से ज़्यादा होगी, एक तरह से कम होगी, ये रिपल्शन ज़्यादा क्रिएट करेगा पर बाकी जो बॉन्ड है वो उतनी रिपल्शन क्रिएट नहीं करेंगे। डन, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका जो बनता है, ये आपका बनता है स्क्वायर पिरामिडल। तो आपको लोन पेयर को भूल जाइए, सिर्फ बॉन्ड को रखिए। तो 5 बॉन्ड में जो बनती है ज्योमेट्री, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। ओके, देन 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अगर 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं, अब बैलेंस हो गया, दोनों लोन पेयर आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, एक नीचे से जितना पुश करेगा एक ऊपर से उतना करेगा, तो ये स्क्वायर प्लेनर है, इसमें ज़्यादा कोई डेविएशन नहीं आती, ठीक है। और IF5 XeF5 पॉजिटिव डिस्टॉर्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द शेप ड्यू टू द ग्रेटर रिपल्शन फ्रॉम लोन पेयर। तो ये आ गया आपको, है ना, जब भी अनइक्वल रिपल्शन आएंगी तो ऐसा होगा। फिर पेंटागोनल बाई पिरामिडल, लाइक IF7 7 बॉन्ड है, 5 एक प्लेन में आ गया और एक ऊपर एक नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए, जब सातों के सातों बॉन्ड पेयर हैं तब तो ये आ गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब अगर 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल XeF6। अब ये ऐसा नहीं है कि इन 7 में से 6 की जगह आप बॉन्ड लगा लेंगे और एक जगह लोन पे रख लेंगे, नहीं। अब वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में ही नहीं जाता, वो क्या करता है, वो जाता है नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल में और उसमें डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वाली 6 पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। तो आप बोलोगे सर फिर लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, वो लोन पेयर बेचारा उसको कोई ठिकाना नहीं होता, फिर ये नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल में जाता है। और जो लोन पेयर है, कभी यहाँ की खिड़की से झांक रहा है, कभी नीचे की खिड़की से झांक रहा है, तो लोन पेयर बेचारा डायनेमिक सा रहता है वो, ठीक है। तो उसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। फिर तो XeF6 को गलती से भी कुछ और मत बोल देना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है ये। सिमिलरली IF6 1 नेगेटिव, और 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं, फिर तो ये 5 बॉन्ड आपके ये प्लेन में आ जाएंगे और एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, तो सिंपल पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है। नाउ फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए तरीका क्या है, सिंपल, सिग्मा बॉन्ड और फ्री लोन पेयर काउंट करिए। फ्री लोन पेयर कौन से होते हैं, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे 1 सेकेंड यार, ये घड़ी हमारी बहुत शोर कर रही है। हाँ, अब जैसे ही आपको अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ एनिलीन का, है ना, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, बट ये लोन पेयर जो है ना, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इस तरह से रेजोनेंस कर रहा है। तो अगर मैं नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर पूछूं तो उसके बॉन्ड कितने हैं, 3 बॉन्ड है ना, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक बेंजीन रिंग के साथ 3 बॉन्ड, और लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, वो फ्री लोन पेयर नहीं है, वो उसको काउंट नहीं करना। तो 3 का मतलब कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप बोलेंगे वो sp2 आएगी, sp3 नहीं आएगी। तो आपको बस सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, सिग्मा बॉन्ड और फ्री लोन पेयर। अगर 2 है मिला के तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3। बहुत सिंपल सा फंडा है। ये ऑर्गेनिक में मैंने पढ़ाया भी वो अच्छे से, काफ़ी अच्छे से करवाया वो। और इवन जो मैंने अपने ऑर्गेनिक का वो एक चैप्टर रिलीज किया था, बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ई बुक, वो भी आई थिंक सब बच्चों के पास पहुंच गई होगी, ठीक है। चलिए, नाउ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का क्या होता है फंडा, अगर आपको ज्योमेट्री पता है तो आप डायपोल मोमेंट बड़े आराम से निकाल लेंगे। डायपोल मोमेंट को हमें पता है कि म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, है ना। और चार्ज कैसे डेवलप होगा, जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनता है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। मान लीजिए बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे केस में ये जो पार्शियल चार्जेस है ना, ये वाला चार्ज मल्टीप्लाई बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये चार्ज तब बढ़ेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम्स बढ़ेगी, और डिस्टेंस तब बढ़ेगा जब एटम्स का साइज बड़ा होगा। अब ज्योमेट्री कैसे बात करें, जैसे BeCl2 है, तो BeCl2 तो लीनियर है, दोनों डाइपोल कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक इधर को होगा एक इधर को होगा। डाइपोल की पता है, डाइपोल को एरो से डिनोट करते हैं, प्लस की तरफ से ये ऐसे चलता है, ये जैसे ये ए और बी के बीच में बॉन्ड बना और बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले साइड में टेल होती है एरो की, ठीक है। ये BeCl2 का आपका 0 आ गया। देन नेक्स्ट देखिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या है, लीनियर है, तो एक डाइपोल इधर आ जाएगा, एक लेफ्ट में आ जाएगा, एक राइट में आ जाएगा, दोनों मिला के 0 हो जाएंगे। BF3 का भी सेम कहानी है, BF3 में 3 है,
पर तीनों आपस में बराबर एंगल पे हैं, तो तीन फोर्सेज अगर आपस में बराबर एंगल पे लगी हों और बराबर मैग्नीट्यूड की हों तो तीनों कैंसिल आउट हो जाती हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ, CCl4 में भी सेम है। तो ये देखो 0 0 0 0 H2O का रहेगा, H2O का 0 नहीं होगा क्योंकि H2O में क्या है, आउट ऑफ 4 पोजीशन 2 पोजीशन पे लोन पेयर है और 2 पोजीशन पे बॉन्ड है। ठीक है, तो ये वाला डाइपोल ऑक्सीजन की तरफ, ये वाला भी डाइपोल ऑक्सीजन की तरफ, और लोन पेयर का भी डाइपोल होता है। तो सारे डाइपोल ऐड करके तो ठीक ठीक अमाउंट दे देंगे, नॉन जीरो है। अमोनिया भी नॉन जीरो, NF3 भी नॉन जीरो, बाकी सारे सारे। PCl5 जीरो है। PCl5 में जीरो क्यों है भैया? क्योंकि PCl5 में 3 बॉन्ड जो एक प्लेन में है, जो इक्वेटोरियल हैं, वो आपस में कट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका डाइपोल, इसका डाइपोल, इसका डाइपोल, ये तीनों 120 120 120 में आपस में कैंसिल हो गए, और ये ऊपर का और नीचे का आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में जीरो हो गए। XCF3 1 पॉजिटिव निकाल लो इसका भी आराम से। जीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। XCF3 1 पॉजिटिव का क्या करना है आपको? 1 पॉजिटिव का मतलब है जीनॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 8 में से एक निकालो, 7 बचे, 7 में से 3 यहाँ लगाने हैं आपको। ओके, 3 बॉन्ड ना लिए, 4 5 6 7, तो 3 बॉन्ड 4 5 6 7, 2 लोन पेयर बचे, 3 2 5, 5 का मतलब आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाली ज्योमेट्री आ गई। 3 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर हैं, और लोन पेयर को मैंने हमेशा बोला हुआ कहाँ रखना होता है, लोन पेयर को रखते हैं इक्वेटोरियल पे। तो ये आएगा आपका XCF3 1 पॉजिटिव, टी शेप। और टी शेप में भी तीनों सारी चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं क्या? नहीं हो रही, तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर भी है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि लोन पेयर भी कंट्रीब्यूट करता है, पर हमेशा नहीं करता। अगर लोन पेयर को मैं S में रखूंगा, S ऑर्बिटल में लोन पेयर है, तो क्या वो कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं, क्योंकि S ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, उसकी कोई प्रॉपर शेप या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी उसके पास नहीं होती कि मैं इस डायरेक्शन में ज़्यादा हूँ, उस डायरेक्शन में कम हूँ। तो बोलता है कि मैं किसी डायरेक्शन में नहीं हूँ, मैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल हूँ। तो लोन पेयर जीरो कंट्रीब्यूट करता है अगर वो S प्योर S में हो या प्योर P में हो। प्योर P में क्या है, जितना इधर को उतना इधर को भी है, तो जितनी डाइपोल उधर को बनेगी उतनी इधर को बनेगी, आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब वो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, जो कि ऐसा होता है कुछ, एक लोब बड़ा होता है और एक छोटा होता है, तो बड़ा छोटा होने की वजह से दोनों के डाइपोल मोमेंट आपस में कैंसिल आउट नहीं होते। तो लोन पेयर तभी कंट्रीब्यूट करता है अगर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, प्योर S और प्योर P में नहीं करता। और लोन पेयर मूवमेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? S कैरेक्टर पे, मतलब SP वाले की सबसे ज्यादा होगी कंट्रीब्यूशन, फिर SP2, फिर SP3। ठीक है, और लोन पेयर मूवमेंट जो आपका बॉन्ड पेयर मूवमेंट से कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अब देखो जैसे ये एग्जांपल है, अभी तो सिंपल है, ये क्लोरीन है, इसका इधर को होगा नेट, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो इसको सिंपल वेक्टर एडिशन लगाना है आपने, नॉर्मल जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होता ना, ये वेक्टर एडिशन, ये पैरेललोग्राम थ्योरम लगा लो, ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में क्या रहेगा, ये 2 वेक्टर बन जाएंगे इस तरह से, राइट, इसका निकाल लो। ओके, ये दोनों आपस में कैंसिल ही हो गए, ये तो आपका 0 आ गया लास्ट वाला, सिंपल। ठीक है ना, देखिए ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का दिया यहाँ पे 2.54 डिबाई, डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट होता है डिबाई, कैपिटल D। ठीक है, मेटा वाले में क्या रहेगा, क्योंकि जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 से कम होता है ना, तो थोड़ा काइंड ऑफ ऐड कर रहे हैं, है ना, थोड़ा रिजल्टेंट बड़ा आएगा। जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो उनके कंपोनेंट आपस में थोड़ा एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करते हैं, तो वैल्यू थोड़ी कम आती है। तो यहाँ पर आपका 1.7 D आ रहा है, 1.72 D, और पैरा में तो यार दोनों कंप्लीटली एक दूसरे को कैंसिल आउट करके तो 0 हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट ये डाइपोल मोमेंट के ट्रेंड्स हैं, देखिए HF, HCl, HBr, HI, ये तो आपको समझ भी आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा HF में है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा उतना चार्ज ज़्यादा आएगा। ठीक है, पर CH3Cl और CH3F में जनरली बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि CH3F का ज़्यादा होगा, पर कहानी यहाँ पर क्या होती है, CH3Cl हल्का से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज नो डाउट CH3F में ज़्यादा आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, पर बेटा क्लोरीन साइज में बड़ा है, तो ये जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है वो क्लोरीन के केस में बढ़ा आ जाता है, और जब चार्ज इनटू डिस्टेंस करते हैं तो CH3Cl की वैल्यू हल्की सी ज़्यादा आ जाती है। देखो ये 1.847 है, ये 1.860 है, ये ध्यान में रखना, NCERT में लिखा हुआ है, पेज 286 12th का। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका हुआ है, ऐसे तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पर रिपीट कई बार हो जाती चीज़ें। फिर CH3Cl का 1.87, Cl2 में 1.55, देखो कम हो रहे हैं। अब आप बोलोगे सर 2 क्लोरीन लगे हैं फिर भी कम हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे दोनों क्लोरीन के बीच में जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री से बड़ा है ना यार। जब 90 डिग्री से बड़ा होता है एंगल, तो वो
ऐड नहीं होते हैं वेक्टर्स, थोड़ा बहुत सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर एक दूसरे को वो, इसलिए ये कम हो रहा है। 3 में देखो और कम हो गया, 4 में तो पूरा ही जीरो हो गया, सार सब ने एक दूसरे को बराबर से बैलेंस कर लिया। ठीक है, यस। तो एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। शुरू ही नहीं करोगे तो एक्सपर्ट कैसे बनोगे? और हम हमेशा परेशान होते रहते हैं, यार मैं कैसे बनूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, सारा थॉट में ही एनर्जी जाती है, स्टार्ट ही नहीं करते। तो 4 दिन अगर आप सोचते रहोगे, अगर वो आपने 4 दिन पहले स्टार्ट ही कर दिया होता, 4 दिन के बाद आप कहीं पे तो होते। सोच सोच के आप फिर 4 दिन के बाद वहीं पे हो। ठीक है, तो ये चीज़ सब पे अप्लाई होती है, मेरे पे भी अप्लाई होती है कि अगर मैं भी ऐसे काम करता रहता हूँ, कोई चीज़ में फंस गया थॉट में, तो फिर उसमें काफ़ी देर वेस्ट हो जाती है। थॉट में फंसना नहीं है। द मोमेंट आपको लग रहा है कि यार मैं थॉट में फंस रहा हूँ, वो लूप पे चल चल पड़ा है, वो बार बार घूम घूम के मैं वही थॉट में आ रहा हूँ, एंड के बाद हम एंजॉय करते हैं उस प्रोसेस को। माइंड बड़ा कमीना होता है। ठीक है, ये थॉट्स है ना, के बाद दे एक्ट लाइक ड्रग्स। यस, आपको उस लूप में बार बार घूमना अच्छा लगता है, काइंड ऑफ एडिक्शन सी लगती है। हाँ ठीक है, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम जस्ट वरिंग, पर वो आपको वरी करना भी कर पे, हाँ लगता है कि और वरी करूंगा तो साला और कर्म कटेंगे, और कर्म कटेंगे तो शायद फिर चीज़ें अच्छी होंगी। तो नहीं, उस लूप से बाहर निकलो, इमीडिएटली बोलो नहीं यार ये लूप चल पड़ा है, फिर से पागल नहीं बनना है, अपने को काम करना स्टार्ट करना है। तो एटलीस्ट बिगिनर तो बने, एक्सपर्ट तो फिर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। पैरामैग्नेटिक होता है बेटा O2, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नाइट्रोजन इनर्ट क्यों है? आप बोलोगे सर ट्रिपल बॉन्ड है, बड़ा स्ट्रांग होता है, तो बेटा वो तो C ट्रिपल बॉन्ड O में भी होता है, फिर ये तो बड़े अच्छे से रिएक्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। देन कम्स हमारी प्यारी MOT। देखिए, तो VBT में क्या था? मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ एटम्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल। VBT में इस एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल और इस एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते थे, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल वर्ड हम यूज कर रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आए, हाइब्रिडाइज हुए, वो सारी चीजें। बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल एटम को ही बिलोंग करेगा ना। यस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बात आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब अब जो ऑर्बिटल है वो एटम का नहीं है, वो मॉलिक्यूल का है। तो मतलब पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था VBT का, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, इसका S आ गया, इसका P आ गया, अब बोलते वो कहानी नहीं बची। अब इसने बोला भैया अब एटम के नहीं होंगे ऑर्बिटल, पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होगी वो, सबकी मिली जुली जायदाद होगी वो। ठीक है, कि जो भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कि वो पहले मिक्स करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे, और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरे मॉलिक्यूल का होगा, सबका मुखिया होगा, मतलब सबका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है MOT में, दे आर कंसिडर्ड कि वो सभी एटम्स को बिलोंग करते हैं। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे? जब एटॉमिक ऑर्बिटल ऑब्वियसली बातें कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल बिलोंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और वो किसके इन्फ्लुएंस में? ऑब्वियसली सभी न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में वो, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल को बिलोंग करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक है, क्योंकि हर सबको बिलोंग करता है वो। एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ एक एटम का होता है, तो मोनोसेंट्रिक होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंपेरेबल एनर्जी और कंपेरेबल सिमिट्री के हैं, वही आपस में कंबाइन करके MO बनाते हैं। पॉलीज रूल, हंड्स रूल, ऑफबाउ रूल स्टिल वो वैसे ही एप्लीकेबल होंगे जैसे पहले थे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, जैसे 4 कंबाइन करेंगे तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो फिर जो अप्रोच आई थी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, उसमें बोला कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियर अप्रोच के थ्रू हम जो बताते हैं ना LCEO के अकॉर्डिंग कंबाइन करते हैं, तो 2 कंबाइन करेंगे तो 2 ही बनेंगे। एक बनता बॉन्डिंग जो लोअर होता है एनर्जी में और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और एंटी बॉन्डिंग जो हायर होता है एनर्जी में और लेस स्टेबिलिटी होती है। अब एक यहाँ पर बड़ी गलती बच्चे कर जाते हैं, उनको लगता है कि ये जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल हैं, ये NCERT का डायग्राम देखिए, ये आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल और ये दूसरा, 2 कंबाइन कर रहे हैं ना, तो 2 नए बनने चाहिए। हाँ जी, एक एनर्जी में नीचे बनेगा मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एनर्जी में ऊपर बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, राइट, यस। कई बार बच्चों को ये लगता है कि जितना ये नीचे है उतना ये ऊपर है, नहीं ऐसा नहीं है। जितना ये नीचे है उससे ज़्यादा वो ऊपर है, ऊपर वाला गैप बड़ा है, मतलब जो बॉन्डिंग को स्टेबलाइजेशन मिली है वो कम है, पर जो एंटी बॉन्डिंग को डीस्टेबलाइजेशन मिली है वो ज़्यादा है। ये क्वेश्चन के बार आता भी है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि दोनों बराबर हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम है? अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए और 2 एंटी बॉन्डिंग में गए तो बात तो बराबर होगी। फिर 2 को जितनी स्टेबिलिटी मिली, बाकी 2 को उतनी इनस्टेबिलिटी मिल गई, नेट जीरो हो गया। तो वैसे में तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो है,
तो बॉन्ड ऑर्डर 0 अगर हो गया तब भी मामला तो स्टेबल ही रहा ना, वो पहले जितना रहा जितना पहले था। मतलब एटम थे तब भी वो लेवल था एनर्जी का, अब मॉलिक्यूल बना दिया अभी वही लेवल बचा। तो अगर जो आप सोच रहे हो कि दोनों बराबर क्यों नहीं है, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो He2 एग्जिस्ट करना चाहिए, हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर हीलियम एटम फॉर्म में नहीं रहना चाहिए ज़्यादातर। ठीक है, तो LCO के लिए बेटा क्या होना चाहिए, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लीनियरली हम कंबाइन करने वाली बात कर रहे हैं मैथमेटिकली, सेम और नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए, मैक्सिमम ओवरलैप होना चाहिए उनके बीच में, और सेम सिमेट्री अबाउट द एक्सिस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब EOS एनर्जी सिमिलर, ओवरलैप मैक्सिमम और सिमेट्री। राइट, चलिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा ऑर्बिटल क्या बताता है, ऑर्बिटल वो स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है ना। जो जब आप एटम के अंदर ढूंढोगे आप एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करोगे, जब आप मॉलिक्यूल के अंदर ढूंढोगे तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करोगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी वही कहानी है कि वो स्पेस जहां पर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना ज्यादा है या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी डेफिनेट एनर्जी लेवल होते हैं और उनकी शेप उन पे डिपेंड करती है कि किन एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से वो बने हैं। ठीक है, और बाकी जो मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी वाला कि MOB आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। देखिए अब जैसे ये एक 1s आ गया, ये दूसरा 1s आ गया, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, वेव्स आपका एड अप हो रही हैं, तो ये आपका आ गया। तो देखो यहाँ पे ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि यहाँ पर अभी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो न्यूक्लियस के नज़दीक बहुत हाई है, फिर एक शार्पली डिक्रीज कर गई। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के नज़दीक तो बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी है, उसका शार्पली डिक्रीज कर रहा है। पर जब वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप किया, ये एक न्यूक्लियस है ये दूसरे का है, तो देखो उसके बीच में भी अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसके लेफ्ट में भी बहुत कम है, राइट में भी बहुत कम है, मतलब इस तरफ भी बहुत कम है, इस तरफ भी बहुत कम है, बीच में अच्छी खासी है। ये इसका मतलब है कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं इनको आपस में अट्रैक्ट करना चाहिए क्या रिपेल करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर बॉन्डिंग वाला ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, एंटी बॉन्डिंग लेस स्टेबल क्यों होता है? देखो दोनों बॉन्डिंग, ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं इनको आपस में ऑब्वियसली रिपेल करना चाहिए यार, सेम चार्ज है, रिपेल करेंगे। तो फिर ये स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि बेटा अगर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स भर दोगे तो शील्ड हो जाएगा ना, ये दोनों न्यूक्लियस बिल्कुल आमने सामने नहीं हो पाएंगे, बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, वो उनकी रिपल्शन को शील्ड कर लेंगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाती है, जो दोनों को शील्ड करती है, उनके बीच की रिपल्शन को मिनिमाइज करती है, इसलिए वो स्टेबल होता है। एंटी बॉन्डिंग उल्टा है, ये आउट ऑफ फेज ओवरलैप है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0 है ही नहीं भाई साहब, बीच में बिल्कुल खाली है। तो दोनों न्यूक्लियस बिल्कुल आमने सामने, देख गोली पे गोली, मतलब यहाँ से तोप चल रही है वहाँ से बंदूक चल रही है, ठीक है, सीधा वॉर। तो ये अनस्टेबल होता है इसलिए, बिकॉज यहाँ पर रिपल्शन को कोई प्रिवेंट नहीं कर पाया। ठीक है, मतलब ये आपका एक न्यूक्लियस होगा, ये दूसरा होगा, इसके लेफ्ट में ज़्यादा है, राइट में ज़्यादा है, बीच में खाली है। बॉन्डिंग में लेफ्ट राइट में नहीं होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बीच में होती है। एंटी बॉन्डिंग में वो दूर दूर भागती है, बोला भाई नहीं बीच में नहीं चाहिए, हम यहाँ रह लेंगे, यहाँ रह लेंगे, बीच में नहीं जाएंगे। बीच में नोड होता है आपका, फिर आपका नोड वो पॉइंट है जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। ठीक है, तो जब दोनों सेम फेज में ओवरलैप करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है इस तरह का, आउट ऑफ फेज ओवरलैप करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों दूसरी तरफ भागते हैं, बिल्कुल। ये गोल था, ये बेचारा ऐसा हो गया, अंडे जैसा हो गया, तो बीच में खाली हो गया मामला, बीच में आ गया नोड। तो ये आपका बनता है एंटी बॉन्डिंग, इसको सिग्मा स्टार से डिनोट किया। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पर भी बनते हैं, जैसे पहले नॉर्मल सिग्मा पाई की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी बनेंगे। बॉन्डिंग में भी सिग्मा बनता है, एंटी बॉन्डिंग में भी सिग्मा बनता है, दोनों में पाई भी बनता है। तो जब दोनों हेड ऑन ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा बनेगा, और जब दोनों साइड से ओवरलैप करेंगे तो पाई बनेगा। ठीक है, चलिए, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कैसे लिखेंगे, साई ए प्लस साई बी, जब दोनों वेव फंक्शन कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप करते हैं, ऐड हो रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग में वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, साई ए माइनस साई बी। बॉन्डिंग में न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियाई के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है, एंटी बॉन्डिंग में बीच में 0 होती है, बाहर बाहर होती है। सेम साइन ओवरलैप कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑपोजिट साइन, यहाँ कंस्ट्रक्टिव है यहाँ डिस्ट्रक्टिव है, ये लोअर एनर्जी में और ये हायर एनर्जी में, सिंपल। ठीक है, चलिए ये आपका एग्जांपल है ना कि क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह की होती है, इसको पढ़ लेना। अभी मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल चर्चा में तो नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल डेफिनेटली नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना।
तो ये जैसे दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो पी ऑर्बिटल अगर कंस्ट्रक्टिवली करेंगे, ऐड होंगे, तो ये दोनों मिलके एक बड़ा वाला गोला बनाएंगे बीच में, है ना। तो ये बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो ये बॉन्डिंग बन गया। और जब ये आउट ऑफ फेज करेंगे तो ये बीच में खाली हो जाएगा, ये एंटी बॉन्डिंग बन गया, बीच में नोड आ गया। तो सिग्मा में एक नोड आ रहा है। देखो सिग्मा आपका चाहे एस का बना चाहे पी का बना, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में एक नोड आया, राइट। और सिग्मा बॉन्डिंग में कोई नोड नहीं है, कोई नोड यहां पर नहीं है। अब जब पाई होगा, जब साइडवेज ओवरलैप करेंगे और पाई बनेगा, तो एक बार बॉन्डिंग बन जाएगा, एक बार एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, है ना। जब बॉन्डिंग बनेगा तो एक नोड आ रहा है। पाई बॉन्डिंग में भी एक आता है, सिग्मा बॉन्डिंग में एक भी नहीं आता। पाई बॉन्डिंग में एक नोड आ रहा है, तो ये एक नोड आपके पास आ गया। पर पाई एंटी बॉन्डिंग की बात करूंगा, ये भी उधर को भागेगा, ये भी इधर को भागेगा, तो ये ऐसे टेढ़े टेढ़े हो जाएंगे, ये इधर को भागेगा, ये इधर को भागेगा, राइट। तो एक नोड ये आता है और एक ये आता है, तो ये ऐसा बनता है एक्चुअली। एक नोडल प्लेन ये आ जाता है और एक नोडल प्लेन ये आ जाता है, तो दो नोडल प्लेन आ जाते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग में। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में एक नोडल प्लेन, पाई एंटी बॉन्डिंग में दो नोडल प्लेन। तो ये आपको अच्छे से विजुलाइज होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन में आ सकता है कि ये दो ऑर्बिटल्स को अगर हम इस तरह से ओवरलैप करवाते हैं तो कितना नोडल प्लेन्स आएंगे, ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो ये एस और पी का इन फेज सिग्मा ओवरलैप, ये इनका आउट ऑफ फेज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो गया, दोनों पी का सिग्मा बॉन्डिंग हो गया, दोनों पी का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो गया। दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। अब देखो जैसे ये सिग्मा है, ये दोनों ये प्लस और प्लस मिले तो ये बड़ा प्लस बन गया। अब ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इसके ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, तो सिमेट्रिकल हुआ नहीं यार, ये सिग्मा वाला जो ऊपर नीचे सिमेट्रिकल हुआ नहीं है ना। यहाँ अगर माइनस है तो ये नीचे वाला भी माइनस है, ये छोटा ऊपर माइनस है तो ये छोटा नीचे भी माइनस है, वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में सिमेट्रिकल नहीं होता, ठीक है ना। चलो 1 सेकेंड, आप एक बार इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान दो, तो हाइड्रेशन कर ली जाए। आई थिंक 10 more minutes एंड दिस चैप्टर विल बी डन। थोड़ा सा लेंथी है ये वाला पार्ट, मैंने आपको समझाई दिया, दो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको कन्फिगरेशन लिखनी तो आती है बेसिक सी, मतलब सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, राइट, दैट वन। देखिए तो इसको भी रहने दो, इस वाले पैराग्राफ को रहने दो। पहले आपको एसपी मिक्सिंग का या नॉर्मल आपको बता देता हूँ मैं, नॉर्मल फिलिंग कैसी होती है, ठीक है। एसपी मिक्सिंग उसके बाद बात करेंगे। देखो पहले आपका आता है सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। ये तो पता ही यार, ये 8 इलेक्ट्रॉन तो सबको याद ही होते हैं, ऐसे ही भरे जाते हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली सिग्मा 2 से स्टार्ट करते हैं, मतलब सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि भाई जगह नहीं उतना बड़ा ड्रॉ करने का वहाँ पे, इसलिए डायग्राम में 1s वाले को नहीं शो किया। ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो कर रहा है, हमने बस दिखाया नहीं उसको, ठीक है। तो नीचे होंगे, वो यहाँ कहीं होंगे, है ना, ठीक है। तो सिग्मा 1s2 में 2 आए, सिग्मा स्टार 1s2 में 2 आए, 4 हो गए, यस। फिर आए सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2p, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूं मैं। फिर पाई 2p, 2, मतलब एक पाई 2p x ले लो और एक पाई 2p y ले लो, ठीक है। फिर पाई एंटी बॉन्डिंग, मतलब फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, फिर जाके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p, ठीक है। तो देखो यार p में ना 3 आपके ऑर्बिटल होते हैं, p में आपके 3 होते हैं, px py pz। अब जो आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो कौन सी होती है, जो दोनों न्यूक्लियस के थ्रू पास करती है, वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जनरली हम z एक्सिस लेते हैं जनरली। और जो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है वो इसी के अलॉन्ग तो बनता है, राइट। तो अगर z आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ली गई है तो pz जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में चला जाएगा। फिर तो पाई बॉन्ड किससे बनेंगे, px और py से ही बनेंगे। बट अगर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अगर आप इसको x एक्सिस लेते हैं तो px जाएगा फिर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाने, फिर py और pz आपका पाई बनाएंगे। तो कभी कभी हो सकता है पाई में आपको यहाँ पर y और z दिए हो और सिग्मा में आपको x दिया हो,
या पाई में हो सकता है एक्स और वाई दिए और सिग्मा में जेड दिया हो, वो डिपेंड करता है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है। ठीक है, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली होती है उसके लॉन्ग आपका फिर सिग्मा बनता है। तो नॉर्मल देखो, अब ये आपका एसपी मिक्सिंग के बाद, एसपी मिक्सिंग के बाद ये पलट जाता है मामला। ठीक है, एसपी मिक्सिंग क्या आती है वो बताता हूँ। नॉर्मल देखो, नॉर्मल मामला क्या होता है आपका, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद ये यहाँ होता है पाई टू पी वाई पाई टू पी जेड, पाई एंटीबॉन्डिंग टू पी वाई पाई एंटीबॉन्डिंग टू पी जेड, पाई स्टार मतलब। और ये भाई साहब थोड़ा कहाँ आते हैं, ये आगे आते हैं इसके, ओह सॉरी, ये यहाँ पे आता है, हाँ उल्टा बोल गया मैं, सिग्मा यहाँ पे आता है और ये दोनों इकट्ठे आते हैं। इसको लिख देता हूँ, बिफोर एसपी मिक्सिंग आपका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p, अब कौन सा लिखूँ, एक्स ले लूँ, यहाँ एक्स लिखा हुआ है, चलो सिग्मा 2px, फिर पाई 2py पाई 2pz पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz एंड देन सिग्मा स्टार 2px। ये नॉर्मल है एनर्जी फीलिंग ऑर्डर। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ 2 2 तो लिखते जाओ। ये अगर मतलब इनको भरना है तो इस तरह से भरे जाएंगे। अब देखो, ठीक है, तो ये आ गया 2s फिर सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s फिर सिग्मा 2p फिर पाई 2p के 2। ओके, एसपी मिक्सिंग में होता क्या है बेटा, जो आपके हल्के वाले एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ये जो हल्के वाले हैं, इनके एस और पी की एनर्जी बड़ी नज़दीक होती है। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये इनके 2s की एनर्जी का है वैल्यूज, ये 2p की हैं, यहां तक इनकी एनर्जीज बड़ी क्लोज हैं। देखो बोरॉन का एस और पी की एनर्जी काफ़ी क्लोज है, कार्बन की भी काफ़ी क्लोज है, नाइट्रोजन की भी काफ़ी क्लोज है। उसके बाद ऑक्सीजन में से आप थोड़ा गैप बढ़ने लगता है, फ्लोरीन में और ज़्यादा बड़ा गैप हो जाता है। ठीक है, तो जब ये एस और पी की एनर्जीज काफ़ी क्लोज होती हैं तो क्या होता है, एस और पी मिक्सिंग करते हैं, थोड़ी सी रिपेल करते हैं, मतलब यार और कुछ नहीं होता। ठीक है, सिमिलर सिमिट्री वाले रिपेल करते हैं। देखो, तो एसपी मिक्सिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर सिमिट्री रिपेल ईच अदर। देखना, ध्यान से देखना। अब ये वाला जो है आपका, ये आफ्टर एसपी मिक्सिंग है। कब है ये, दिस इज आफ्टर एसपी मिक्सिंग। ओके, अब एक चीज ध्यान दो, ये जो हमारा सिग्मा स्टार 2s था, ये यहां था, ये यहां से नीचे चला गया, और ये जो हमारा सिग्मा 2p था, ये ऊपर चला गया। क्यों, देखो, ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा 2p दोनों बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों सिग्मा है और दोनों बॉन्डिंग भी है, तो सिमिलर सिमिट्री के हुए। रुको, अब दिख रहा ना, हाँ ये वाला, ये सिग्मा भी और बॉन्डिंग भी है, ये वाला भी सिग्मा और बॉन्डिंग है, तो बेटा दोनों सिमिलर सिमिट्री की आपस में रिपेल करते हैं। दो चीज़ें जब रिपेल करती हैं ऐसे, जो ऊपर होता है वो और ऊपर चला जाता है, जो नीचे है वो और नीचे चला जाएगा, ऐसा हुआ इनके साथ। तो ये भाई साहब अपनी लाइन से नीचे आ गए और ये भाई साहब अपनी लाइन से ऊपर चले गए, और जब ये भाई साहब अपनी लाइन से ऊपर गए तो एक्चुअली ये इसको क्रॉस कर गए, तो इंटेंशनली नहीं था, पर अब वो नज़दीक था एनर्जी में तो उसको क्रॉस कर गया, वो इतना ज़्यादा रिपल्शन मिली। ठीक है, ये देन ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p, ये दोनों भी, दोनों सिग्मा है और दोनों एंटी बॉन्डिंग है, ये दोनों भी रिपेल करते हैं। तो देखो ये वाला भी थोड़ा सा ऊपर गया और ये वाला थोड़ा सा नीचे गया, ये रिपल्शन की वजह से जो सिमिट्री थोड़ी खराब हुई। पर क्या हुआ, इनकी रिपल्शन से कुछ ऐसा नहीं हो कि ये किसी को क्रॉस कर गए, ये भाई साहब थोड़े से नीचे आए पर इसने किसी को क्रॉस नहीं किया, ये वाले भाई साहब थोड़े से ऊपर गए पर इन्होंने भी किसी को क्रॉस नहीं किया, दिक्कत सिर्फ यहाँ पे हुई, ये वाला जो है इसको क्रॉस कर गया। तो ये वाला जो थोड़ा सा एक चेंज आया, इसमें बच्चे सोचते सर ये ऐसे क्यों है, ये इसको पहले क्यों लिख दिया आपने, तो पहले नहीं लिखा, वो रिपल्शन से वो चला गया उसके ऊपर एनर्जी में। ये होता है एसपी मिक्सिंग का मतलब। तो नाइट्रोजन के बाद से हम एसपी मिक्सिंग अप्लाई करते हैं, तो नाइट्रोजन के आगे मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन में अगर भरना है तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग भरना है, और उससे पहले भरना है तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग भरना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका विद एसपी मिक्सिंग और विदाउट एसपी मिक्सिंग। ठीक है, तो अप टू नाइट्रोजन आपका एसपी मिक्सिंग लगती है और उसके आगे नहीं लगती। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन की इनर्टनेस, आपको एक और फंडा बताता हूं। देखो नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट भरा हुआ ऑर्बिटल है वो कौन सा है, वो ये है, इसको बोलते हैं होमो,
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट मतलब एनर्जी में हाईएस्ट है, मतलब जो लास्ट जो भरा हुआ है यार उसको होमो बोलते हैं, और लास्ट उसके बाद जो पहला खाली होता है उसको ल्यूमो बोलते हैं। देखो ये भरा हुआ है, इसके ऊपर के तो सारे खाली है ना, इसके ऊपर तो जितने भी होंगे सारे के सारे ऑर्बिटल खाली होंगे। यस, इसके ऊपर जो पहला वाला है उसको बोलते हैं ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, मतलब एनर्जी में लोएस्ट है और खाली है। तो इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि बेटा अगर बाहर निकालना है तो सबसे पहले ये वाले निकलेंगे, आउटर मोस्ट। तो डोनेट कहां से किया जाता है? होमो से। और अगर अंदर लेने हैं तो स्लोएस्ट एनर्जी वाला ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग कहां भरा जाएगा? यहां पे। तो ल्यूमो में भरा जाता है। तो गेन ल्यूमो में होता है और डोनेट होमो से होता है, इसलिए दोनों का बड़ी इंपॉर्टेंस है पूरी केमिस्ट्री में। तो देखो अगर आपका होमो सिग्मा है, जैसे नाइट्रोजन का होमो जो है वो सिग्मा है और बॉन्डिंग है, या सिग्मा बॉन्डिंग एक स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आपको लगता है आसान होगा? नहीं। इसलिए नाइट्रोजन काफी इनर्ट है, क्योंकि उसका सिग्मा बॉन्डिंग में है। ठीक है, राइट। और ल्यूमो उसका एंटी बॉन्डिंग है, वो गेन इसलिए नहीं करना चाहता कि भाई एंटी बॉन्डिंग में क्यों लेना है इलेक्ट्रॉन, वैसे अनस्टेबल हो जाएगा वो, तो उसका एंटी बॉन्डिंग में कोई आना भी नहीं चाहता। ये समस्या होती है। ठीक है, समझ गए? बाकी जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑब्वियसली बात है वो पैरामैग्नेटिक होंगे, जैसे यहाँ पे O2 है पैरामैग्नेटिक है। राइट, डन। चलो जस्ट अ सेकेंड। यस, तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, अगर आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा हैं तो स्टेबल होता है, और अगर एंटी बॉन्डिंग वाले ज्यादा हैं तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलते बेटा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका पॉजिटिव है तो मामला स्टेबल, नेगेटिव है डजंट एग्जिस्ट, जीरो है डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आपका पॉजिटिव आना चाहिए, आधा आ जाए तब भी चलेगा, पर आपका जीरो से ऊपर ही होना चाहिए, तभी वो स्पीशीज आपकी जो भी है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, चलो ये दो आपकी ट्रिक्स हैं कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर के लिए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से 14 की रेंज में है, जैसे C2 है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो C2 में आएंगे 12, तो 8 से 14 की रेंज में आए। यस, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा n-8/2, n का मतलब ये 12 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 12-8/2 2, तो C2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 है। और अगर 15 से 20 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी स्पीशीज हो, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है कुछ भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रेंज में आने चाहिए। 15 से 20 है तो 20-n/2, जैसे O2 पॉजिटिव है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 15, तो ये 20-15/2 दैट इज 2.5। O2 नेगेटिव का कितना हो जाएगा? 17, तो 20-17/2 1.5। तो ये बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, तो तुम्हारे को मजा आ जाएगा इसके, ये याद रखने से तुम्हारे को सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 वाला फालतू का झमेला नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक आपको पता ही है, सारे के सारे पेड है तो डायमैग्नेटिक, और अगर कोई अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, देन MOT ने पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन को एक्सप्लेन कर दिया था, वेरिएशन ऑफ कलर को MOT एक्सप्लेन कर देता है, F2 का पेल येलो है, क्लोरीन का येलो है, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन है, I2 का वायलेट है, इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन को भी MOT ने एक्सप्लेन कर दिया, तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। डन, तो बेटा दैट्स इट फॉर केमिकल बॉन्डिंग। अब इसके बाद करेंगे हम DPP के क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो DPP की आई थिंक अपलोड ऑलरेडी हो चुकी है, आपने अगर कर लिया सॉल्व तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप एक बार लगा लीजिए उसको टाइमर के साथ एंड फिर देखिए उसका डिस्कशन वाला पार्ट। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड डू टेल ऑल योर फ्रेंड्स अबाउट कैनवस क्लासेस को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।